बिहार में अब नई सरकार की तस्वीर कैसे होगी, इस पर काफ़ी विश्लेषण यहाँ पे हुआ। लेकिन एक मुद्दा जो चुनाव के दौरान काफ़ी ज़्यादा छा रहा है संजय जी, वो था आपको प्रशांत किशोर का मुद्दा। जिस तरीके से वोट परसेंटेज आए, कोई खाता नहीं खुला, तो ये मान के चला जाए कि उनके तरह की राजनीति की जगह फिलहाल बिहार में नहीं है। फिलहाल जब आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2025 के चुनाव के नतीजों को देखें तो साफ दिखाई पड़ता है बिल्कुल नहीं है उनकी जगह। लेकिन बड़ी बात क्या है, अगर आप पिछले 4-5 चुनाव को देखें तो ये जो अदर्स हैं, जो दो गठबंधन, हमेशा लगातार चुनाव दो गठबंधनों के बीच होता रहा, लगातार तमाम चुनाव में देखेंगे, 4-5-6 चुनाव को देखें तो दोनों गठबंधनों के बीच जो वोट आता था लगभग वो 75% वोट लेते थे और 25% वोट जो है अदर्स को चला जाता, उसमें इंडिपेंडेंट्स भी है और तमाम छोटी छोटी और पार्टियां होती थी। ये चुनाव जो है, इसमें जो बाइपोलैरिटी है और भी आगे ज्यादा हो गई। दोनों पार्टियों के बीच, दोनों गठबंधनों के बीच लगभग 85% वोट चला गया और 12% अदर्स है और 3% प्रशांत किशोर की पार्टी को है। तो इन चुनाव में तो यही देखने को मिला कि जहां हम प्रशांत किशोर एक तीसरे विकल्प की बात कर रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि बिहार की जनता तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है, लेकिन इन चुनाव के नतीजों ने दिखाया कि बिहार की जनता को कोई तीसरे विकल्प की तलाश नहीं है। बिहार की जनता सिर्फ दो गठबंधनों के बीच ही अपने विकल्प को देख रही थी और नतीजे ये बताते हैं कि किस विकल्प के साथ उन्होंने जाना पसंद किया। तो तमाम, अगर आप 15 साल 20 साल के चुनावी इतिहास को देखें, 25 साल के इतिहास को देखेंगे तो ये ऐसा चुनाव है जहां दोनों गठबंधनों ने सबसे ज्यादा वोट लिए। तो इस वक्त तो यही दिखाई पड़ता है कि इस तरह की वैकल्पिक राजनीति की कोई बीज नहीं डल सकती है या जमीन उसके लिए उपजाऊ दिखाई नहीं पड़ती बिहार की अभी। ये दरअसल दोनों गठबंधनों का बाइपोलर हो गया बिल्कुल। यहाँ पर तीसरे गठबंधन ने, तीसरे विकल्प पर किसी ने ध्यान दिया नहीं। सज्जन जी, शुरुआत जिस तरीके से हुई थी, आपको लगता था आखिर चलते चलते बिल्कुल फीका हो गया था पूरा मामला इनका? देखिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि सबसे बड़ी जो मतदाताओं की एक साइकोलॉजी होती है कि वो अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहते। तो एक बड़ा वर्ग होता है जो एक नए समीकरण को, नए विकल्प को काफी अच्छे से इंगेज करता है, देखता है, जेन्युइनली देखता है। और बिहार, जिसमें एक भारत के सबसे युवा राज्यों में एक है, इनफैक्ट आप देखें कि 25 वर्ष से कम उम्र की आबादी बिहार की 58% है। तो इस तरीके से आगे भी ये काफी युवा राज्य रहने वाला है। उन्होंने 90 का दौर नहीं देखा है, सुना है, तो नए विकल्प को वो देखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको एडमायर कर सकता हूं, लेकिन मेरे नजरिए में अगर आप जीत नहीं रहे हैं तो फिर मैं अपना वोट आपको देके बर्बाद नहीं करूंगा। तो बिहार में एक साइकोलॉजी है कि गड्ढे में, तो ये तो एक बात है। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर की बात जो है वो केवल इस पे नहीं मापी जानी चाहिए कि कितना सीट जीता या 3.4% उन्होंने वोट पाया, वो जरूरी नहीं है। प्रशांत किशोर का इंपैक्ट वही है जो केजरीवाल का इंपैक्ट है, कि हर पार्टी ने केजरीवाल मॉडल को अनुसरण कर लिया कि फ्री बीज जो आप दे रहे हैं, फ्री यूनिट, फ्री बिजली दे 100 यूनिट, 200 यूनिट, या उसके अलावा और भी जितनी भी तमाम चीज हो, जो केजरीवाल ने फिर से शुरू किया, जो वेलफेयरिज्म जो धीरे धीरे कम हो रहा था, उसने फिर सबके लिए, आप उसको रेवरी कहें या कुछ करें। यहां प्रशांत किशोर की बात क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे वो नया है, उसका इंपैक्ट क्या है, और वो हर पार्टी में दिखा, वो ये है कि जो मैंने बात की, रेफरेंस की, प्रशांत किशोर के इंटरवेंशन ने पहली बार ये कहा कि बिहार को आप झुंझुना नहीं पकड़ा सकते हैं लालू पीरियड से कंपेयर करके। अभी भी 10% वहां पे शहरीकरण है, 90% जो है गांव है। अभी भी आधा बिहार बाढ़ में डूबा रहता है और किसी को मतलब नहीं है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, केंद्र को। मछुआरा एक तमिलनाडु का पकड़ा जाता है श्रीलंका के द्वारा, आप देखिए, वो फॉरेन पॉलिसी का इशू बनता है। यहां आधा बिहार डूबा है, कोई मतलब नहीं है। अभी भी पटना छोड़ के कोई शहर वहां पे नहीं है, कोई बड़ा उद्योग नहीं है। असम से लेके सब जगह आप ओडिशा में देख रहे हैं, मैसिव पुश दिया जा रहा है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रही है। लुक ईस्ट और लुक बिहार पॉलिसी एक प्रायोरिटी पे नहीं है। तो ये जो पैट्रोनाइजिंग टोन है ना, कि थोड़ा बहुत एयरपोर्ट बन गया, थोड़ा बहुत आपका ये अटल लिंक हो गया और मरीन ड्राइव बन गया, नहीं चलेगा इससे। प्रशांत किशोर का कंट्रीब्यूशन ये है कि बिहार को आप पैट्रोनाइजिंग टोन में अब नहीं ढाल सकते। अभी भी शिक्षा के लिए पूरा बिहार पलायन करता है, और अगर आप बिहार, दिल्ली में आके एम्स में देख लें तो आधे मरीज जो है वो बिहार के होते हैं। सवाल ये है कि 90 में लालू जी ने जो बोया, जब बाजार आ रहा था भारत में,
और बाकी राज्य उसका फायदा ले रहे थे, ये डुबो रहे थे। और 2000 में अटल जी ने एक लैंडलॉक्ड स्टेट को डिवाइड करके बिना किसी स्पेशल पैकेज के छोड़ दिया, क्योंकि ना तो आपके पास यूपी जैसा 10 शहर पहले से था, ना तो मध्य प्रदेश जैसा मालवा जैसा रीजन था जहां इकोनॉमिक पुल था, ना तो उत्तराखंड के अलग होने से यूपी को बहुत आर्थिक रूप से असर पड़ा, झारखंड के अलग होने से बिहार बिल्कुल बिल्कुल विपन्न हो गया। तो ऐसी स्थिति में अटल जी का निर्णय और लालू जी का 15 साल का जो पूरा ये रहा, उसमें आप देखें बिहार को अभी भी बहुत ही दोयम दर्जे से ट्रीट किया जाता है। और ये पैट्रोनाइजिंग टोन की झुंझुना पकड़ा के काका लाल बुझक्कर की तरह की ये मिल गया, वो मिल गया, एयरपोर्ट अच्छा हो गया। मैं हर्षवर्धन जी की बात नहीं कर रहा हूं, वो मेरे बड़े हैं, उनका आदर करता हूं। मैं बता रहा हूं एक बिहारी के नाते कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस से कोई भी पार्टी हो, बिहार को लेके एक श्रमिकों का प्रदेश बनाए रखने की एक मानसिकता पूरे भारत में है। और प्रशांत किशोर का कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने उस रेफरेंस को कि बिहार लालू पीरियड से जिंदा तुलना किया। करेगा, तोड़ा है। बिहार की तुलना आपको बाकी जगह से करनी होगी, और उसमें कोई भी पार्टी हो, इस मामले में सबका समन्वय है कि यह श्रमिकों का प्रदेश रहे। आधा बिहार बाढ़ में डूबा रहता है, किसने बात की आज तक? एक मछुआरा तमिलनाडु से पकड़ा जाता है, वो फॉरेन पॉलिसी का मैटर आपका बनता है? ये तो आपका बिहार को लेके एक सोच है। तो हर्षवर्धन जी, रेफरेंस शो का पॉइंट के समय तौर खत्म पे हो रहा है, मैं देखना सज्जन जी चाहिए। को बीच में रोकता हूं, आप एक लास्ट कमेंट दीजिए, फिर मैं शो को रैप अप करूंगा। आप म्यूट पे हैं। बिहार के लोगों की ये पीड़ा है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, अब एक सीरियस नोट पे कह रहा हूं, बिहार के सक्षम लोगों को बिहार लौटने का रास्ता देखना पड़ेगा सबसे पहले। आप कह रहे हैं कि सब श्रमिकों का प्रदेश है। आप जब सक्षम हो गए तो कितने लोग बिहार जाकर घर बना रहे हैं, कितने लोग बिहार में जाकर रहने को सोच रहे हैं? जब आप रहेंगे तो ये दबाव बनेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैं बस उस रेफरेंस पे नहीं जाता हूं, भाई मछुआरा पकड़ा जाएगा श्रीलंका में तो वो फॉरेन पॉलिसी का ही मसला होगा, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल हो जाता, तो वो तुलना नहीं है। लेकिन हाँ, ये सही है कि बाहर बिहार नेपाल की से बाढ़ आता का, है, बाहर नेपाल से आता है। बिहार की बाढ़ की चर्चा नहीं होती है, लेकिन अगर मुंबई और दिल्ली में वो दोनों कहते हैं ना कि मिलन सबवे और यहाँ जो रेलवे स्टेशन के पास पुल है, ये दोनों हो जाए तो तुरंत चर्चा होती है। वो तो एक दूसरा संदर्भ। मूल संदर्भ क्या है? क्या हम वहां पर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल बनता हुआ देखेंगे? तो सज्जन जी, उसकी बुनियाद है जो सड़क, लॉ एंड ऑर्डर, हवाई अड्डा। अब आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। अगला स्टेप करने के लिए हम लोग जो इस पूरी शुरुआत में ही आए थे, अगले स्टेप के लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जिस तरह की पॉलिसी जो देश के दूसरे हिस्सों में है, उसे वहां भी लाना पड़ेगा। और देखिए, अभी तक क्या था कि आपको माल लाना है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो दूसरी ऐसी चीजें हैं, वो बिहार में भी लग सकती हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि लैंड लॉक्ड है, कहां से आएगा, बंदरगाह नहीं है, ये वाला अब नहीं मुझे चलेगा। लगता है कि मुझे लगता है कि जीत के बाद प्रधानमंत्री जो बीजेपी मुख्यालय से जो बातें कही, वो अपने आप पे इस मायने में काफी महत्वपूर्ण भी है कि निवेशक को अब आने के लिए यहाँ पे न्योता दिया गया, बुनियादी सुविधाएं वहाँ पे बन चुकी है। और जो आकांक्षाएं, जो अपेक्षाएं अभी सज्जन जी ने और बाकी हम लोग पैनलिस्ट ने कहा, वही नई सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी। उसको हम कैसे पूरा करें, कितना जल्दी पूरा करें। आप सही मेहमान